हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक ना। और हम लोग एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है मैंने बताया था। जो मोस्ट पावरफुल क्लास होता है सोसाइटी का, उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। मतलब जो सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है, ठीक ना, किसी भी समाज का, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और न्यू मिडिल क्लास, अब हम लोग जानेंगे कि नए मिडिल क्लास किस तरीके से उभर के आए, ठीक ना। न्यू मिडिल क्लास मतलब एक ग्रुप है, ये किस तरीके से उभर के आता है यूरोप में, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे बता दिया था कि यूरोप का समाज उस समय किस तरीके का था, ठीक ना, किस तरीके की सोसाइटी थी उस समय, ठीक ना। मैंने आपको सेंट्रल यूरोप, ठीक ना, ईस्टर्न यूरोप, मतलब सारे जगह के बारे में बता दिया था, अलग अलग डिवीजन के बारे में बता दिया था, ठीक ना। मैंने ये भी बता दिया था हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ कहाँ फैला हुआ था, ठीक ना। ये सारी चीज़ें बता दिए थे, एरिस्टोक्रेसी भी बता दिए थे, ठीक ना। तो कह रहा है कि जो एरिस्टोक्रेसी है, ठीक ना, वो क्या थे? सबसे सबसे प्रमुख वर्ग के लोग होते थे, ठीक ना। मतलब समाज में भी और राजनीतिक तौर पे भी, ठीक ना। मतलब उनका बात को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, मतलब सबसे उनको प्रमुख माना जाता था, ठीक ना। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो सबसे पावरफुल वर्ग के लोग हैं, मतलब उनके बातों को वैल्यू दिया जाता था और उनका डोमिनेंस भी था। मतलब उनको एक एज ए प्रमुख मतलब समाज के प्रमुख लोगों के रूप में उनको जाना जाता था, ठीक ना। ये जो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो सदस्य हैं, ठीक ना, जैसे एरिस्टोक्रेसी वो भी क्या होती, फैमिली ही होती थी, ठीक ना, लोग ही होते थे। तो उनके जो सदस्य हैं, ठीक ना, वो क्या होते थे? एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। भले उतना ज़्यादा हम लोग पढ़े थे ना, रीजनल डिवीजन बहुत सारे अलग अलग भागों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस तरीके से जुड़े हुए थे? क्योंकि वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ जी रहे थे, ठीक ना, एक समान तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे, ठीक ना। एक समान तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। अलग अलग, भले ही अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, लेकिन एक ही समान तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे, ठीक ना। तो इस तरीके से वो एक साथ जुड़े हुए भी थे, ठीक ना। कह रहा है कि उनका जो घर था, ठीक ना, प्रॉपर्टी थी, विरासत थी, ठीक ना, वो उनका घर गांव में भी था, ठीक ना, एज वेल एज शहरों में भी था, ठीक ना। मतलब गांव में था, जहाँ रहते थे वहाँ पे भी था, और शहरों में भी था। इस कारण से वो कभी कभी मीटिंग वगैरह भी मतलब मीटिंग वगैरह होती थी, तो सारे जो एरिस्टोक्रेट्स पीपल होते थे वो एक साथ मिलते थे, बातचीत करते थे, ठीक ना। इस तरीके से चीज़ें होती थी। उनका जो भाषा था वो फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच किस चीज़ के लिए बोलते थे? राजनीति के समय, ठीक ना, राजनीति के पर्पस के लिए, या कभी जब हाई सोसाइटी में मीटिंग वगैरह होती थी, ठीक ना, तो उस समय वो लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते थे, ठीक ना। इनकी जो फैमिलीज थी, ठीक ना, इनकी जो फैमिलीज यानी इनके जो परिवार थे, वो भी बंधे हुए थे, ठीक ना, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस तरीके से? टाइज ऑफ मैरिज समझते हैं ना, शादी के बंधन में एक दूसरे से क्या हुए थे? वो भी जुड़े हुए थे, ठीक ना। मानो कि एक एरिस्टोक्रेट्स ए है, ठीक ना, और एक बी है, ठीक ना। तो मानो कि एक एरिस्टोक्रेट लोम्बार्डी में रहता है और दूसरा कहाँ रहता है? स्लोवेंस में रहता है, ठीक ना। ये जगह का नाम मैंने कल बताया भी था, ठीक ना। तो इसमें क्या हो गया कि इसकी जो बेटी हुई, मानो इसका बेटा हुआ, तो वो इससे शादी कर ली। तो इस तरीके से उनका जुड़ाव भी रहता था, ठीक ना, शादी के थ्रू, ठीक ना। ये जो संख्या में एरिस्टोक्रेसी जो थी बहुत कम थी, मतलब ये इसमें इस तरह के लोग बहुत कम मात्रा में थे, ठीक ना। इस तरह के लोग क्या थे? बहुत कम मात्रा में थे पूरे यूरोप में, ठीक ना। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था, मतलब आबादी का जो बहुत बड़ा जो संख्या था, वो कैसे थे? वो कैसे लोग थे? पीजेंट्स थे, वो किसान थे। कैसे लोग थे बाबू? किसान थे, गरीब थे। बहुत ही कम लोग एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर थे, ठीक ना, पावरफुल वर्ग के लोग थे, ठीक ना। इनकी संख्या बहुत कम थी। किसकी? एरिस्टोक्रेट्स की। और किसकी संख्या ज़्यादा थी? पीजेंट्री की ज़्यादा थी, यानी जो किसान वगैरह थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। कह रहा है कि वेस्ट में, यानी वेस्टर्न यूरोप में क्या होता था कि जो बहुत बड़ा जो लैंड होता था ना, उसको, उस पर खेती किसके द्वारा किया जाता था? टीनेंट्स के द्वारा, यानी जो
किराएदार होते थे, ठीक ना, और जो छोटे ऑनर्स होते थे, छोटे जो खेत मतलब छोटे जो खेत मालिक होते थे, उनके द्वारा वहाँ पे खेती वगैरह किया जाता था। कहाँ पे? वेस्ट में, यानी पश्चिमी यूरोप में, ठीक ना। जबकि ईस्टर्न यानी पूर्वी यूरोप में और सेंट्रल यानी मध्य यूरोप में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो ज़मीन था ना, वहाँ पे ज़मीन अलग अलग रियासत के लोग का ज़मीन वहाँ पे था, अलग अलग स्टेट्स के लोग वहाँ पे अपनी ज़मीन खरीद के रखे हुए थे। लेकिन वो लोग वहाँ पे खेती वगैरह नहीं करते थे। आपको पता होगा कि वो लोग शुरू से ही अपने आप को क्या थे, थोड़ा सा हायर समझते थे, खेतों वगैरह में काम नहीं करते थे। वो सर्फों के जरिए क्या करते थे, सर्फ बताया था मैंने आपको, ठीक ना, याद होगा तो मैंने आपको सर्फ के बारे में बताया था। सर्फ क्या होता है? जब पीजेंट को एज ए लेबर बना के काम कराया जाता था, ठीक ना। तो वहाँ पे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या किया जाता था, पीजेंट को एज ए सर्फ क्या किया जाता था, वहाँ पे काम करवाया जाता था। वहाँ पे जो लैंड्स होती थी वहाँ पे सर्फ काम करते थे। जबकि वेस्टर्न यूरोप में क्या देखे हम लोग कि लैंड जो था उस पर टीनेंट्स काम करते थे, यानी लैंड को किराए के रूप में दे दिया जाता था। वहाँ पे टीनेंट्स खेती वगैरह करते थे और छोटे लैंड ओनर भी थे, ठीक ना, जो वहाँ पे अपनी खेती वगैरह करते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ बाबू कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी, ठीक ना, किस तरीके से वो लोग जुड़े हुए थे, क्या उनका समाज में क्या मतलब एक रैंक था, ठीक ना, मतलब सबसे पावरफुल मैंने अभी बताया भी था, सबसे पावरफुल समझा जाता था उनको, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको हो गई, ठीक ना, एरिस्टोक्रेसी के बारे में कि एरिस्टोक्रेसी किस तरीके से थी, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे कि मिडिल क्लास का उदय किस तरीके से होता है, ठीक ना, मिडिल क्लास किस तरीके से ग्रो करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है क्या, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्ड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। समझिएगा, कह रहा है कि वेस्टर्न में यानी पश्चिमी यूरोप में या सेंट्रल यूरोप का, मध्य यूरोप का भाग, जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था यानी औद्योगिक जो उत्पादन था, ठीक ना, अगर उसमें अगर ग्रोथ होता है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि टाउन के ग्रोथ मतलब शहरों की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना, या इमर्जेंस हो रहा है। इमर्जेंस मतलब नए उद्भव हो रहा है, किसका? कमर्शियल क्लास यानी व्यापारिक वर्ग के लोगों का, ठीक ना, जिनका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व जो था, ठीक ना, वो बिल्कुल क्या था, आधारित था किस पे? मार्केट के प्रोडक्शन पे। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा था वैसे वैसे इस तरह के क्लास के लोग, कमर्शियल क्लास के लोग बढ़ रहे थे, ठीक ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ पे क्या हो रहे थे, आ रहे थे, ठीक ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो औद्योगिकरण होता है वो शुरुआत इंग्लैंड में हो जाता है, ठीक ना, 18th सेंचुरी में ही, यानी 18वीं सेंचुरी में ही आपका क्या हो जाता है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक ना, सेकेंड हाफ में 18वीं सेंचुरी के क्या होता है, यानी 1750 के ऊपर की बात कर रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण शुरुआत हो जाती है इंग्लैंड में, ठीक ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के किस पार्ट में स्टार्ट हुआ था, तो आपको लिखना होगा इंग्लैंड। लेकिन फ्रांस को ले लीजिए या जर्मन को ले लीजिए, ठीक ना, जर्मन स्टेट्स को ले लीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, ठीक ना, शुरुआत कब हुआ? 19th सेंचुरी में। कब शुरुआत हुआ वो? 19वीं शताब्दी में यहाँ पे शुरुआत हुआ, ठीक ना। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इंडस्ट्री अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी का टर्म है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई तो बहुत सारे यहाँ पे नए ग्रुप्स एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब नए ग्रुप्स का उदय होने लगा, ठीक ना। अब जैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है तो इंडस्ट्री में क्या होगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग क्लास लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इंडस्ट्री में जाकर काम करे, ठीक ना। तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन यहाँ पे आने लगी, ठीक ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे उद्योगपति भी ग्रो करने लगे। माने उद्योगपति क्यों? क्योंकि उद्योगपति पैसा लगाएंगे, ठीक ना, इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक ना। इस तरह के लोग, बिजनेसमैन भी यहाँ पे आने लगे, प्रोफेशनल एंड व्यावसायिक लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गए, ग्रो करना शुरू कर दिए, ठीक ना। ग्रो करना क्या हो गया, शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, मिडिल क्लास भी इमर्ज होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में भी धीरे धीरे इस स्थिति आ जाती है, वेस्टर्न यूरोप में भी ये चीज़ें होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। इनकी भी जो संख्या थी ना बाबू, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो इनकी संख्या थी, किसकी? इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी जो बताया, यानी जो उद्योग
उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनकी संख्या सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बहुत कम थी, यानी मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या क्या थी, बहुत कम थी, ठीक ना। लेट 19 सेंचुरी मतलब अंतिम 19 सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं, यानी 1890 से 1900 के बीच बात कर रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम थी। उसके बाद से इनकी संख्या उधर भी बढ़ी, ठीक ना। कह रहे क्या कि इट वॉज एमोंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। समझिएगा यहाँ पे कह रहे क्या कि जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक ना, जो उदारवादी सोच के थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया कि एक आइडिया लाया, ठीक ना, एक विचार लाया, ठीक ना। किसका विचार लाया, राष्ट्रीय एकता का विचार लाया। और उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, कि उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक ना। उन्होंने किस चीज़ की जिक्र की, एबोलिशन मतलब ख़त्म कर देना। किस चीज़ का ख़त्म कर देना, उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे, एरिस्टोक्रेसी मैंने बताया था, जो सबसे पावरफुल वर्ग, समाज के जो सबसे पावरफुल वर्ग के लोग होते थे, उनको जो प्रिविलेज मिलता था, यानी जो छूट मिलता था, जो एडवांटेज मिलता था, जो बहुत पॉपुलैरिटी हासिल किया था, ठीक ना, यानी प्रसिद्धि जो हासिल की थी, ठीक ना, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसको इन्होंने क्या कर दिया बाबू, ख़त्म कर दिया, ठीक ना, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक में मैंने क्या बात की कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है। एरिस्टोक्रेसी हमें बता दिया, उसमें मैंने आपको बताया कि एरिस्टोक्रेसी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते थे। फिर मैंने बताया एरिस्टोक्रेसी किस तरीके के भाषाओं का यूज करते थे, ठीक ना, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, उतनी दूरियां होने के बावजूद भी उतने अलग अलग जगहों पर रहते थे। फिर मैंने बताया कि इसमें क्या थे, बहुत ही कम संख्या में एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक ना, ज़्यादा संख्या किसकी थी, पीजेंट्री की थी। फिर मैंने बताया कि मिडिल क्लास किस तरीके से डेवलप होता है यूरोप में, ठीक ना। सबसे मेन कारण क्या रहा मिडिल क्लास डेवलप होने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो मिडिल क्लास डेवलप होना शुरू हुआ। यानी मिडिल क्लास करने का मतलब क्या, अलग अलग तरह के लोग आना यहाँ पे शुरू हुए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रहेगा वो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया लिबरल मतलब उदारवादी, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, ठीक ना। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ यूरोप के टर्म्स में हम इसको जानेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक ना। वीडियो को बाबू आप शेयर कीजिए, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक ना, जिससे क्या हो, जो अभी बैठे हों, ठीक ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कम से कम इस चीज़ को देख के वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।